हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में दमदार पेपर वाले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथ ही जैसा कि इस बार लगातार एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। तो आप सभी के बीच में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जो कि साथ ही 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और साथ ही 26 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। पहले तो साथ ही एमटीएस का एग्ज़ाम 20 सितंबर को स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन साथ ही ऑफिशियली एसएससी की तरफ से ये नोटिस नहीं आया है कि आपका एमटीएस और हवलदार का जो पेपर होगा वो टलेगा या बाद में जाएगा या पोस्टपोन होगा। जब तक साथ ही एसएससी की तरफ से ऑफिशियली डेट नहीं आ जाती है कि इसका एग्ज़ाम बाद में होगा कि कब होगा, ये हम मान के चलेंगे कि हमारा पेपर अब तो साथ ही 30 सितंबर से स्टार्ट होगा। ये डेट आप अपने दिमाग में फिट करके यहाँ से तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, नहीं तो साथ ही मान के चलिए 2 या 3 अक्टूबर को हो सकता है। यानी यहाँ से आप सभी के बीच कुछ दिन और टाइम मिल गया आपको तैयारी के लिए। तो साथ ही अपनी तैयारी ब्रेक मत करिएगा, अपनी तैयारी लगातार करिए। यदि आपका भी टारगेट एमटीएस हवलदार में एक सीट लेना है तो भाई अपनी तैयारी बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। जैसे आप अपनी तैयारी करें बिल्कुल सेम उसी के लेवल पे अपनी तैयारी जारी रखिएगा। ओके साथ ही हम भी आपके लिए डेली क्लास प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन आपको बहुत ही शानदार तरीके से मिलेगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होने वाला है, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। इसमें साथ ही करेंट अफेयर, साइंस, जीके, स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके लिए ऐड किया गया है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथ ही डेली क्लास सुबह 8 बजे, दोपहर में 12:30 पे और एक शाम में 6:30 पर। ओके आप लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही है तो मेरे दोस्त नोटिफिकेशन को ऑन करिए। देखिए पहला प्रश्न है, आईफा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व करेंट अफेयर के सवाल हैं ये भाई, याद रखिएगा। आईफा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा जयपुर राजस्थान में किया गया था। यानी पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को, कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बताइए कामसाले किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो साथ ही याद रखिएगा कर्नाटक राज्य का है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड को, ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे? बताइए ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे? तो साथ ही याद रखिएगा किराना घराने से संबंधित थे जो पंडित भीमसेन जोशी साहब थे। ओके सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, कनक राजू को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? बताइए साथी कनक राजू को किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो सर जी गुस्साड़ी के लिए किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। ओके ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक कौन से वादक थे? बताइए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक कौन से वादक थे? तो याद रखिएगा सारंगी वादक थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, टूसू झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पे यह किस माह के अंतिम दिन पर मनाया जाने वाला एक उत्सव है? बताइए साथी टूसू झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर किस माह के अंतिम दिन पर मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल यानी एक उत्सव है? तो सर जी पौष माह के अंतिम दिन पर मनाया जाने वाला एक उत्सव है टूसू। ओके डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? बताइए साथी गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव कौन सा है? तो सर जी चिकलकालो है। ये किस राज्य का मानसून कीचड़ उत्सव है?
तो साथ ही याद रखिएगा गोवा राज्य का। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? बताइए, गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? वैसे तो साथी गारो जनजाति की बात करेंगे तो मेघालय राज्य से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे भारत के किस क्षेत्र से पूछा है? बताइए, तो भारत के किस क्षेत्र से संबंध है गारो जनजाति? तो भाई याद रखिएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। हॉकी की गेंद का मानक वजन कितना होता है? बताइए साथी, हॉकी की गेंद का मानक वजन कितने ग्राम से लेकर कितने ग्राम के बीच होता है? तो मेरे दोस्त याद रखिए 163 ग्राम से 156 ग्राम के बीच होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी नो क्रिकेट विश्व कप 1983 में अधिकतम रन बनाए? यानी साथी ये सवाल पूछ रहा है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप 1983 में अधिकतम रन बनाए हैं। तो जैसे 2024 में पेपर हुआ था तो हर शिफ्ट में भाई यही पूछ रहा था कि 1983 में भारत का कैप्टन कौन था। तो कपिल देव कैप्टन थे, लेकिन सबसे अधिक रन कौन बनाया था? भाई कपिल देव ही रन बनाए थे, जो कि 330 रन। और जो सबसे बेस्ट स्कोर 175 था वो साथी जिम्बाब्वे के खिलाफ था। ये बात याद रखिएगा आप लोग। ओके, कपिल देव कैप्टन भी थे 1983 में और साथ ही सबसे अधिक रन भी बनाए थे, जो कि बेस्ट स्कोर इनका 175 था, जो कि जिम्बाब्वे देश के खिलाफ। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। मुल्कराज आनंद के लेखक कौन है? यानी साथी मुल्कराज आनंद के लेखक हैं कौन कौन से लेखक हैं? जैसे साथी हम बात करेंगे मुल्कराज आनंद तो अनटचेबल की बात करेंगे तो अनटचेबल के लेखक है मुल्कराज आनंद। तो यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथी, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? तो साथी जो आज सुबह 8 बजे आपका फुल पेपर होती, जिसमें हम लोग लगभग 56 क्वेश्चन डिस्कस किया है, जिसमें आपका जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जो आपको जो आपके चारों विषय के सवाल है उसको हमने हल किया था। आप लोगों ने उसे हल नहीं किया है तो साथी प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिया गया। उस क्लास को कंप्लीट पहले देखिए साथी, क्योंकि आपका सुबह 8 बजे पूरे पेपर का सोल्यूशन चलता है, जिस लेवल के जिस पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो उसको एक बार आप जरूर चेक करिएगा। तो बताइए किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? तो साथ ही याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए साथी, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सर जी देहरादून में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? तो कजाकिस्तान है। ऑप्शन भी यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। 97वीं राष्ट्रीय उद्यान कौन सी है? बताइए साथी आप लोग जरा, तो जो 57 नंबर की राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? ये करेंट के सवाल है भाई, याद रखिएगा। जैसे माधव राष्ट्रीय उद्यान आपके हाल के 58 नंबर का बन चुका है। ओके, जो कि साथी माधव राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है। रातापानी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी साथी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन ये 57 नंबर का है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि 57 नंबर का राष्ट्रीय उद्यान पूछा है तो रातापानी राष्ट्रीय उद्यान आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कितने वर्ष का है? बताइए साथी, भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कितने वर्ष की है भाई? तो सर जी 2028 तक। तो 2028 के 2030 भाई 2030 तक है, याद रखिएगा, गलती नहीं। ऑप्शन सी 2030 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष में शांति निकेतन संस्थान शुरू किया? बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष में शांति निकेतन संस्थान शुरू किया? तो साथ ही याद रखिएगा 1901 में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया? बताइए दोस्त, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया था? तो सर जी धम्म महामात्र को नियुक्त किया। ओके, डी ऑप्शन धम्म महामात्र बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? बताइए दोस्त, जो प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर थे, ये किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? तो साथ ही याद रखिएगा महेंद्र पाल के थे। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप सभी को डेली का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो भाई आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए। जैसे सुबह, दोपहर और शाम में जो क्लास आती है आप सभी के पास तुरंत नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही, इसका मतलब आप लोग नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है और आप अपनी तैयारी उस लेवल की नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल से, जिस पैटर्न पे आप सभी से सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि साथ ही हम डेली एक ही क्लास में आपको चारों विषय के सॉल्व करा रहे हैं। ओके, तो आपको भाई डेली क्लास लेना है और शाम में 6:30 पर एक और मॉडल पेपर आएगी। तो भाई अपने तरफ से पूरा प्रयास करें, बस आपको अपने तरफ से पूरा प्रयास करना है। ठीक है, मान के चलिए आपका पेपर 30 सितंबर से स्टार्ट हो सकता है, बीच में ही आपका एग्जाम डेट आ सकता है जो एमटीएस और हवलदार के लिए। ओके, रजिया को दिल्ली सुल्तान के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? बताइए, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो सर जी 1240 में हटा दिया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। जफर का दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? बताइए, जफर का दिल्ली सल्तनत के किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। इल्तुतमिश का मकबरा किस वर्ष बनाया गया था? बताइए, इल्तुतमिश का मकबरा किस वर्ष बनाया गया था? तो सर जी यह 1235 ईस्वी बनाया गया था इल्तुतमिश का मकबरा। ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? बताइए, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। बहलोल लोदी का पुत्र 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ उनका उत्तराधिकारी बना था। बताइए साथी, बहलोल लोदी का पुत्र कौन था जो साथी 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ उनका उत्तराधिकारी भी बना था? तो सर जी निजाम खान था। कौन था बहलोल लोदी का पुत्र? निजाम खान था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से किस राजवंश के सामंत थे? बताइए, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस राजवंश के सामंत थे? तो भाई याद रखिएगा काकतीय राजवंश के सामंत थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है? बताइए, अजमेर शरीफ में किस सूफी संत की दरगाह है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। भक्ति संत नैनार निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? बताइए साथी, भक्ति संत नैनार किस देवता के भक्त थे? तो साथी याद रखिएगा शिव के भक्त थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। किसने 1 नवंबर 1858 को घोषणा की कि भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा?
बताइए साथी, किसने 1 नवंबर 1858 को घोषणा की भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा? तो ऐसा अनाउंस रानी विक्टोरिया ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? बताइए साथी, बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो सर जी विलियम बेंटिंक ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 31 को, नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहां पर हुआ था? बताइए साथी, नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहां हुआ था? तो साथी याद रखिएगा दिल्ली शहर में हुआ था। ओके, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी एक सवाल आप बताइए, जो इस टाइम आपका एससीओ समिट 2025 चल रहा है, ये साथी कहां पर चल रहा है? बताइए, कोई बता सकता है? आप जानते हैं साथी, अमेरिका बहुत खफा हो रहा है क्योंकि इस टाइम तो साथी जो अपना प्यारा भारत है और चीन है और रूस है, ये तीनों देश आपस में जो अपना संबंध है वो बहुत ही बेहतर बना रहे हैं भाई। तो इसी से अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि अमेरिका किससे पावरफुल बनता है? एक तो साथी अपने डॉलर से, और एक आप उनके जो सैन्य शक्ति है, उनके पास सैन्य शक्ति पावर मजबूत है। लेकिन साथ ही यदि, और आप जानते हैं इंडिया चाइना रूस से टोटल 40% आबादी है टोटल एससीओ समिट में, लेकिन जो इंडिया चाइना रूस है इससे मिलाकर 38% है। यदि साथ ही भारत चीन रूस एक अलग मतलब रुपया को अपना मतलब आगे आने में उसको अधिक प्रायिकता दे तो क्या हो सकता है कि डॉलर कम हो सकता है और अमेरिका की जो सैन्य शक्ति वो भी कम हो सकता है। इससे अमेरिका भारत का संबंध खोना नहीं चाहता है। आपने यदि न्यूज़ देखा होगा तो यही न्यूज़ चल रहा है इस टाइम। तो आप भी साथी एससीओ समिट 2025 का न्यूज़ देखा करिए, इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। ओके, बहुत अच्छा भी लगेगा। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 32, सन 1904 में विनायक सावरकर ने किस नाम से क्रांतिकारी का एक गुप्त संगठन बनाया था? बताइए साथी, सन 1904 में विनायक सावरकर ने किस नाम से क्रांतिकारी का एक गुप्त संगठन बनाया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अभिनव भारत का। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 33 को, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सी राजगोपालचारी ने वर्ष 1930 में नमक कानून तोड़ा था? बताइए साथी, किस स्थान पर सी राजगोपालचारी ने वर्ष 1930 में नमक कानून तोड़ा था? तो साथी याद रखिएगा वेदारण्यम में तोड़ा था। कहां पे साथी? वेदारण्यम में तोड़ा था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दे रहा है? विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक रूप में किसे जाना जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा महादेव गोविंद रानाडे को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 35 को, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की बात करेंगे तो साथी 1791 में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दे रखा है? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा राधाकांत देव जी थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 37 को, बदरुद्दीन तैयबजी ने किस सन में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था? बताइए साथी, बदरुद्दीन तैयबजी ने किस सन में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था? तो साथी याद रखिएगा 1887 में, जो कि साथी मद्रास अधिवेशन हुआ था। मद्रास अधिवेशन जो 1887 में हुआ था, बदरुद्दीन तैयबजी ने भाई इसकी अध्यक्षता किया था। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई है? मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है तो किस देश से ली गई है? तो सर जी यूके से ली गई है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 39 को, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निर्हरता के प्रावधान है?
बताइए साथी, भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक की निरर्हता के प्रावधान है? तो साथी याद रखिए अनुसूची 10 में। ऑप्शन है यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो साथ ही आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो सर जी अनुच्छेद 75 में वर्णन है इसका। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही लास्ट में स्कोर करिएगा कि आप सभी का टोटल 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। ओके, ईमानदारी के साथ, और एक क्वेश्चन सही करने पर आप सभी को 3 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत न करने पर आप सभी का 1 नंबर काट लिया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ओके, देखिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिकारी 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? बताइए, हिंदू उत्तराधिकारी अधिकारी 1956 में एक संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिए 2005 में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के टोटल सर जी 3 अंग होते हैं। संसद के दोनों सदन और एक राष्ट्रपति साहब होते हैं। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथ ही याद रखिएगा 1949 में हुई थी। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए साथी जरा, तो इनमें से गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? जैसे हम बात करेंगे गोदावरी नदी की सहायक नदी प्राणहिता है, मांजरा है और पूर्णा है, लेकिन साथ ही माही नदी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? बताइए साथी, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो सर जी तापी नदी है। तो यहां से ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो सर ये तो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। हुड़किया बॉल किस राज्य का एक प्रचलित नृत्य रूप है? बताइए साथी, हुड़किया बॉल किस राज्य का एक प्रचलित नृत्य रूप है? तो साथी याद रखिएगा उत्तराखंड का है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? बताइए साथी, 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखिएगा पशुमार्थी रामलिंग शास्त्री ने जीता था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। और एमटीएस का फेवरेट सवाल होता है, हर शिफ्ट में कम से कम 2 ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 49 कॉल करिए। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भाई याद रखिए कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो सर ये तो राजस्थान में स्थित है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। कौन या मंदिर रेखा देवला की शैली में या घुमावदार अधिरचना के साथ बनाया गया है? बताइए साथी, कौन या मंदिर रेखा देवला की शैली में या घुमावदार अधिरचना के साथ बनाया गया है? तो साथी याद रखिएगा उड़ीसा में जो श्री जगन्नाथ मंदिर है इसको बनाया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? तो इनमें से बेलारूस की राजधानी कौन सी है? तो सर जी मिन्स्क है, जो कि बेलारूस की राजधानी है। ऑप्शन यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। सोपारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, सोपारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो सर ये तो महाराष्ट्र में स्थित है सोपारा जलप्रपात।
ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को। सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? बताइए साथी, सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? तो सर ये उत्तराखंड में स्थित है। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55 को। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? यानी साथी उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? पृथक का मतलब अलग होता है, तो साथी याद रखिएगा विंध्या करती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56 को। भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला? बताइए, भारत को अपना केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला था? तो साथी याद रखिएगा 1935 मिला था। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57 को। वर्ष 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? बताइए दोस्त, वर्ष 1896 में जो प्रथम ओलंपिक खेल हुआ था वो किस देश में हुआ था? तो सर ये ग्रीस में देश में हुआ था, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। डर्बी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डर्बी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो साथ ही याद रखिएगा रग्बी खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को। किस राज्य के पश्चिमी भाग में शुष्क मिट्टी विकसित होती है? बताइए, किस राज्य के पश्चिमी भाग में शुष्क मिट्टी जो है वो विकसित होती है? किस राज्य में? तो साथ ही याद रखिए राजस्थान में होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर। बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता निर्धारित करता है? बताइए साथी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनकी होने की योग्यता निर्धारित करता है? तो साथ याद रखिएगा अनुच्छेद 84 में। ऑप्शन भी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, दमदार पेपर वाले प्रश्न। तो बताइए साथी आप सभी का इन 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ बताइए। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपने लगभग 60 क्वेश्चन में से 35-36 क्वेश्चन तो ठीक ही जवाब दिया होगा भाई, क्यों साथी? यदि साथी आपको कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिए भाई, क्योंकि हम वो प्रश्न नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे भाई। एक भी क्वेश्चन पे डाउट लेकर नहीं चलना है भाई, क्योंकि हम आपके लिए डेली क्लास प्रोवाइड करें और डेली कह भी रहें। किसी प्रकार का दिक्कत आती तो बोलिए साथी। ओके, और हम डेली कुछ ना कुछ अब सीखेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ दिन और टाइम मिल चुका है तैयारी के लिए। तो आप समझ सकते हैं साथ यहाँ से हम एक सीट ले सकते हैं। अब ये हमें 12 तारीख को आइडिया मिलने वाला है कि एमटीएस के पेपर में कैसे सॉल्व पूछे जाएंगे। जब हम साथी आपके कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देखेंगे तब, यानी सीजीएल का एग्जाम देखेंगे तब साथी हमें आइडिया लगेगा कि किस लेवल के आपके एमटीएस हवलदार की शिफ्टों में सॉल्व पूछे जाएंगे। तो साथी अभी तक आप लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है तो भाई नोटिफिकेशन को ऑन करिए और अपनी तैयारी एक बार फिर से स्टार्ट कर दीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है? कभी भी 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के बीच एग्जाम डेट आपको देखने को मिल सकती है। आप अपनी पढ़ाई ब्रेक मत करिए, अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए। ओके, हम आपको डेली क्लास प्रोवाइड करेंगे सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 और शाम 6:30 पे, ठीक है? तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।